हेलो एवरीवन, क्या आवाज आ रही है? जल्दी से बता दो। हेलो 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 हेलो, क्या आवाज आ रही है? यस। हेलो। कैसे हो सभी के सभी? हाउ आर यू ऑल? क्या सब बढ़िया है? कैसे हो? हाउ आर यू ऑल? बताओ 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 बताओ। जल्दी जल्दी जल्दी। क्या कह रहे हो? बढ़िया 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 बढ़िया। सब सही। भैया आज क्लास काफी लेट हो गई। यस, आज काफी लेट हो गई क्लास, है ना। अभी मुझे पता है तुम सब आज धनतेरस है, तो सबसे पहले तो हैप्पी धनतेरस आप सभी को, है ना। पहले बताओ कैसे हो सब? हैप्पी दिवाली। बताओ कैसे हो सभी के सभी? ऑल गुड। ऑल गुड। सब सही है क्या? बढ़िया है। बहुत सारी चीजें चेंज लग रही हैं भैया। हाँ, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, सही तरीके से पकड़े हो भैया। कैमरा बदल गया है। हाँ, कैमरा बदल गया है। मेरे बाल बदल गए हैं। बहुत कुछ बदल गया है। बहुत कुछ बदल गया है दोस्तों। ठीक है। हैप्पी धनतेरस। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हैप्पी धनतेरस। क्योंकि तुम सब तो मेरे रियल धन हो ना, है ना। तुम ही हो रियल धन, है ना। लोग पूछते हैं क्या कमाया क्या गवाया, मैं बोलता हूँ कि ये इतने सारे स्टूडेंट्स का जो प्यार है हमने वो कमा लिया है। तो धनतेरस तुम लोगों के बिना अधूरी हो जाती, है ना। मैं सोच रहा था आज क्लास नहीं ले, कल भी क्लास नहीं हुई, मैं सोच रहा था दिवाली के बाद ही ले, बट धनतेरस के मौके पे अपने धन वाले लोगों से यानी अपनी क्यूटी क्यूटी स्टूडेंट से अगर ना मिला जाए, मूर्ख बालक बालिकाओं से ना मिला जाए, तो फिर क्या मजा जिंदगी में। तो इसलिए मैंने सोचा चलो आते हैं, बातचीत करते हैं, फन करते हैं। ठीक है। यस यस यस। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बताओ सब सही है? थोड़ी आज बातचीत करें। पढ़ाई तो डेली करते हैं, आज बातचीत करें थोड़ी सी। क्या कहते हो? क्या कहते हो? मुझे पहले बताओ दिवाली कैसे सेलिब्रेट करोगे, क्योंकि अब वैसे भी छुट्टियां पड़ रही हैं तुम्हारी दिवाली की, है ना। अगले 3-4 दिन तुम्हारी कोई क्लास नहीं है। छोटी दिवाली, दिवाली, फिर उसके बाद गोवर्धन, भाई दूज, तब तक आपकी कोई क्लास होंगी नहीं, है ना। तो जरा बताओ कैसे हो सभी के सभी? लो यार, तुम्हारे मेरी तरफ से तुम लोगों को गिफ्ट। लो यार, ये मेरी तरफ से तुम सभी को, है ना, दिवाली की भेंट, है ना। अब तुम सबके घर पे मैं पहुंचा नहीं सकता, तो मैं खुद खा लेता हूँ। भैया हम सबके सामने खा रहे हो, मैं खुद खा ले। अरे यार डब्बा बंद है। ये बंद डब्बे मुझसे खुलते क्यों नहीं है? तुम्हारे साथ भी होता है? भाई खुल जा यार। क्या है इसके अंदर यार? ये तो पूरा बंद है यार। नया ही डब्बा है क्या? अच्छा, इसके अंदर ये है। क्या है तुम्हें? ये खाए हैं? हाँ? मेरी तरफ से तुम सबको, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं देने वाला और मैं खुद खा जाऊंगा बेटा। कोई बात नहीं। वाह। हम्म। वाह, मजा ही आ गया। वाह। भैया खुद खाए जा रहे हो और बोल रहे हो मेरी तरफ से तुम्हें। तो कौन, अब मैं तुमको कैसे खिलाऊं? देख रहे हो? तो मैं खुद खा लेता हूँ बेटा। सिंपल सी बात है। राइट। राइट। पूजा कब कर रहे हो? क्लास के बाद। क्लास के बाद ना, 6:30 बजे। दिए भी ये जलाने हैं ना आज तो। ठीक है। चीटिंग कर दी। चीटिंग कर दी। ये तो बताओ तुम कैसे दिवाली मनाने वाले हो? बम फोड़ोगे? क्या करोगे? अच्छा अच्छा अच्छा, तुमने स्कूल में बम फोड़ा? स्कूल में बम फोड़ा है? दिवाली पे फोड़ा स्कूल में बम? पता है मेरे मैं हमने क्या किया था? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ हमारे दिवाली की। क्या हुआ था? जब मैं 11th 12th के अंदर एक कोचिंग में जाया करता था, कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, तो एक वो कोचिंग थी। तो उसके अंदर ना हमने सोचा दिवाली से पहले क्यों ना कुछ तूफानी किया जाए, और वो जो सूतली बम आता है बड़ा वाला वीआईपी सूतली बम, उसको फोड़ा जाए वॉशरूम के अंदर। ठीक है। तो मेरे दोस्त ने फोड़ दिया, है ना। हम 4 लोग थे, हमकी शर्त लगी थी कि सबको एक एक बार जाके एक ही दिन में फोड़ना है। एक जने ने फोड़ा, फोड़ दिया। दूसरे ने फोड़ा, फूट गया। अब हमारे जो कोचिंग वाले थे ना, उनको पता चल गया कि यार ये लड़के जो हैं बहुत बेकार हैं। ये क्या कर रहे हैं, ग्रुप में जा रहे हैं वॉशरूम के अंदर और वहां जाके पटाखे फोड़ रहे हैं। तो उन्होंने पता क्या करा? उन्होंने वॉशरूम के बाहर
बंदे खड़े कर दिए मतलब हमारा जो स्टाफ था कोचिंग का वो खड़ा हो गया वॉशरूम के बाहर, है ना। और वो पता क्या बोल रहा था कि एक एक करके जाएगा, एक बंदा जाएगा फिर एक बाहर आएगा तभी दूसरा जाएगा। तो ये लगा दिया। अब हो गई भैया दिक्कत, अब हो गई दिक्कत कि अब कैसे पटाखे फोड़े, क्योंकि शर्त लगी थी दो ने, अगर देखो दो लोग जीत जाते तो दो लोगों का घाटा हो जाता, तो शर्त जीतनी थी। तो क्या करा, एक अगरबत्ती आती है, कोचिंग में ब्रेक हुआ, ब्रेक में हम बाहर गए, अगरबत्ती की दुकान से एक अगरबत्ती ली, ठीक है, एक अगरबत्ती है, डोंट ट्राई दिस एट होम और एनीवेयर एल्स इतनी बड़ी अगरबत्ती ली, ठीक है। मैं वॉशरूम में गया, तूतली बम होता है, उसकी लड़ी होती है, लड़ी को ऐसे मैंने बांध दिया, छोटे से धागे से अगरबत्ती के साथ बांध दिया, और अगरबत्ती को यहां से मैंने जला दिया, और मैं उस तूतली बम को छुपा के आ गया, है ना। अब ब्रेक वगैरह सब ओवर हो गया, कोई सूतली बम नहीं फटा, कोई आवाज नहीं आई। 10 मिनट बाद जब सब क्लास में है तब धमाका हुआ और सब शौक, भैया ये किसने कर दिया भाई, है। सब भाग रहे कि कौन था, पर कोई मिला ही नहीं तो ऐसे जो तरीके हैं बेटा, डोंट ट्राई दिस एट योर स्कूल और एनीवन एल्स, बट ऐसे हमने करे हैं, ठीक है हमने ऐसा करा है, ठीक है। तुम लोगों ने नहीं करा ऐसा कुछ भी। चलो आप पढ़ाई लिखाई करते, आ जाओ पढ़ाई लिखाई करते हैं ऐसा बहुत करा है, मुझे ऐसा लगता है बहुत लड़के हैं जो कि ये अपने स्कूल में ऑलरेडी कर चुके हैं। तुम में से भी बहुत लोग होंगे जो कि ऑलरेडी कर चुके होंगे, राइट, कर चुके हैं। क्या बात है, हाँ क्या बात है, ठीक है, आ जाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। लास्ट लेक्चर में हमने कहां पर छोड़ा था बेटा, लास्ट लेक्चर में बायोमैग्निफिकेशन एक टॉपिक था जिससे मुझे आपको स्टार्ट कराना था, राइट। तो आ जाओ देखते हैं पहले बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है बेटा, आ जाइए। व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन, यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने इस चैप्टर का जिसका नाम है आर इन्वायरमेंट, क्या है आर इन्वायरमेंट, इसके अंदर हमने पहले के अंदर इकोसिस्टम पढ़ा था, दूसरे के अंदर हमने फूड चेन के बारे में पढ़ा था, 10% लॉ पढ़ा था, और अब हम पढ़ रहे हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन बेटा एक ऐसा प्रोसेस है ना जिसके अंदर होता क्या है कि जैसे आप आगे ट्रॉफिक लेवल में मूव करते जाते हो, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं ना उनकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है। कुछ समझ नहीं आया ना, मैं समझाता हूं। देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से देता हूं। क्या होता है कि जो पानी होता है ना, पानी, उस पानी के अंदर थोड़ा सा मरकरी का कंटेंट होता है, इसका मरकरी का, ठीक है, मरकरी का थोड़ा सा कंटेंट होता है किसके अंदर, पानी के अंदर, ठीक। उस पानी से एक एल्गी ग्रो कर गया, है ना, एल्गी ग्रो कर गया। अब एल्गी को किसने खाया, एल्गी को किसने खाया, इंसेक्ट ने, है ना। तो मान लो ये फर्स्ट ट्रॉफिक है, तो ये आएगा सेकंड ट्रॉफिक, फिर इस इंसेक्ट को खा लिया किसी और इंसेक्ट ने, तो ये आ गया थर्ड ट्रॉफिक, फिर एक फिश ने खा लिया इसको, ये आ गया फोर्थ ट्रॉफिक, ये आ गया फिफ्थ ट्रॉफिक, और फाइनली ह्यूमन आ गए सिक्स्थ ट्रॉफिक, ठीक है। क्या बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, जल्दी बताओ क्या ये बात क्लियर है दोस्तों, हाँ जी क्लियर है, सही सही, ठीक है। तो अब देखना बेटा होगा क्या, अब समझने वाली चीज है, ये जो एल्गी थी इसके पास थोड़ा सा मरकरी का कंटेंट आया था, किसका कंटेंट आया था, मरकरी का, किसका बेटा, मरकरी का, है ना, इसके पास कुछ मरकरी था, ठीक है। बट जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल आगे बढ़ता गया, तो ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है ना मरकरी, इसका लेवल भी बढ़ता गया। यानी अगर यहां पर 1% था तो अगले में आ गया 5%, फिर आ गया 10%, फिर आ गया 20%, फिर आ गया 30%, और फाइनली ह्यूमंस के पास आ गया 40%। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। अगर मैं डेफिनेशन तुम्हें बताऊं तो सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर तुम ध्यान से गौर फरमाओगे, कि बायोमैग्निफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच the concentration of harmful substances like pesticide, heavy metals or toxic increase at each successive trophic level in a food chain। ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मुझे बताओ क्या ये डेफिनेशन हमें समझ आई, जल्दी बताएंगे, क्या ये डेफिनेशन हमें समझ आई बेटा, आई या नहीं आई, जल्दी बताओ, आई डेफिनेशन, हाँ भाई बोलो बोलो,
आ गई। कैमरा ऊपर कैसे होता है यार? एक तो एक कैमरा, निमित भैया कल एक नया कैमरा लगा गए मेरे स्टूडियो में, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट ना, जरा इसको थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश कर दूं क्या? क्या कहते हो दोस्तों? ध्यान से खेल लूं थोड़ा सा? कैसे होगा ये ऊपर? पहले मुझे बताओ, क्या तुम्हें चीज समझ में आ गई? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? मैं जब तक एक कोशिश करता हूं, मेरी नाकाम कोशिश कर रहा हूं मैं जब तक, बेटा मैं अपनी नाकाम कोशिश में लगा हुआ हूं। चलो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, चलता है। सही है, सही है, ठीक है। व्हाट इज टॉक्सिक? अरे टॉक्सिक सब्सटेंस यानी हार्मफुल सब्सटेंस बेटा, और क्या, जैसे मरकरी। ठीक है जी, ये समझ आ गया। तो इसका रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि जो पोल्यूटेंट्स आते हैं ना, पोल्यूटेंट्स यानी जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस आते हैं, वो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स में आते हैं, फिर प्रोड्यूसर से आगे बढ़ते हैं, यानी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में बढ़ते जाते हैं, उनका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। ठीक है जी, ये चीज हमें पता है। ठीक है, दीज सब्सटेंसेस आर ऑब्जर्व्ड बाय प्रोड्यूसर्स एंड कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड और एक्सक्रीटेड। यानी ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं ना, ये फूड चेन में आगे जाते जाते हैं, मतलब ये मूव करते जाते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि ये जो हार्मफुल सब्सटेंस है ये एक्सक्रीशन की मदद से बाहर निकल जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है ना। ये आगे बढ़ते ही जाएंगे। मान लो फिश के पास कोई टॉक्सिक सब्सटेंस था, तो अगर मैं फिश को खाऊंगा तो मेरे पास भी वो सब्सटेंस आएगा ही आएगा। ठीक है, डन, बोलते चलो। सही है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए बेटा, आगे बढ़े। कल छुट्टी है? हाँ कल छुट्टी है, बढ़े। सही है। आप आज रेड रेड लग रहे हो ये कैसी बात है भैया, आज आप लाल लाल लग रहे हो, लाल लग रहे हो आप। चलो कोई बात नहीं, लाल मेरा पीला, मेरा हरा, मेरा गुलाबी, आजा। देखते हैं अगला, देखते हैं प्रोसेस। इस प्रोसेस को आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पेस्टिसाइड एंड हार्मफुल केमिकल एंटर्स द सॉइल एंड वाटर। सबसे पहले प्रोड्यूसर अब्सॉर्ब करते हैं दिस केमिकल को, फिर प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाता है वो, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास जाता है, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ दिस केमिकल इंक्रीजेस एट ईच ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, इस ट्रॉफिक लेवल पे ये बढ़ती जाती है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? चलिए चलिए, बट सवाल ये आता है कि भैया आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों, वाई भैया ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके दो कारण है, समझाता हूं। इसके दो कारण है, ये थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस है बट बता रहा हूं। देखो, पहला रीजन, कंज्यूमर ईट मल्टीपल ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग द टॉक्सिक टॉक्सिन। यानी देखो, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो तो नेचुरल चीजों से ही अपना खाना बना रहे हैं, बट ये जो कंज्यूमर है ना, ये बहुत सारी चीजों को खा रहे हैं, तो इसके अंदर ये भी टॉक्सिक आएगा, ये भी टॉक्सिक आएगा, वो भी टॉक्सिक आएगा, सबका टॉक्सिक सब्सटेंस उसके अंदर आ जाएगा। पहला रीजन। दूसरा रीजन, टॉक्सिन accumulate in the body tissue and are not broken down। यानी ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है हमारी बॉडी टिश्यूज के अंदर चला जाता है और ये अब टूट नहीं सकता, यानी ये बॉडी से बाहर नहीं निकल सकता। अगर मुझे कोई और खाएगा तो उसके अंदर भी वो टॉक्सिक सब्सटेंस जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ये दो रीजन होते हैं। क्या? अरे क्या लो वॉइस लिख रहे हो यार, तुम बेवकूफ हो क्या? टॉक्सिक आएगा, ये भी टॉक्सिक आएगा, वो भी टॉक्सिक आएगा, सबका टॉक्सिक सब्सटेंस उसके अंदर आ जाएगा। अब ये इतने आराम से सुनाई दे रही है, टॉक्सिन एक्यूमुलेट, इतने आराम से आवाज सुनाई दे रही है, फिर वही चीज मानोगे नहीं ना तुम लोग नहीं मानते। चलो ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं, है ना बेटा। वो एक वॉल्यूम का बटन है, उसको दबा ले कभी कभार, उसका भी उपयोग ले लिया कर, पिट जाएगा मुझसे। ठीक है, हाँ आजा। ठीक है, तो अब इसका एक और एग्जांपल है, और ये एग्जांपल आपको याद रखना है, कभी कभार पूछ लिया जाता है। डीडीटी। डीडीटी क्या है बेटा? डीडीटी क्या है, कोई बताएगा? डीडीटी, डीडीटी होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेल। ओ माय गॉड, ये क्या है भैया? वापस से बोलते हैं एक बार, ऐसा नहीं लगा मैंने कोई शायरी बोल दी, ऐसा मैंने कोई शायरी बोल दी। डीडीटी, डीडीटी की फुल फॉर्म देखो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन,
है ना, पोएम रटते हैं ना जैसे हम बचपन में, डाई क्लोरो डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डीडीटी। डीडीटी क्या है, एक प्रकार का केमिकल है, ठीक है। ये जो केमिकल है ना, मतलब ये एक प्रकार का पेस्टिसाइड होता है। तो पेस्टिसाइड्स को जब हम डालते हैं ना, तो ये जो केमिकल है ये चला जाता है पानी के अंदर, पानी के अंदर चला जाता है, और ये केमिकल फिर फिशेस वगैरह के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी फिशेस आज के समय पर मर जाती हैं, ठीक है। अ पेस्टिसाइड दैट एंटर्स द एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। एक रीजन तो इसका ये, मतलब एक एग्जांपल तो इसका ये हो गया, और एक एग्जांपल मरकरी वाला मैं आपको बता चुका हूं, मरकरी वाला एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं। चलिए ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, ये जो फिनोमिना है बायोमैग्निफिकेशन, ये जो फिनोमिना है बायोमैग्निफिकेशन का बेटा, क्या तुम सोच पा रहे हो, ये जो फिनोमिना है बायोमैग्निफिकेशन का, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, यानी इससे हो क्या रहा है। अब तुम्हें थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा और पुरानी बातों को याद करना पड़ेगा। ज्यादा पुरानी बातों में मत जाना वरना रो दोगे। अभी थोड़ी पीछे आओ, परसों की बात याद करो। परसों मैंने एक लाइन बोली थी, क्या परसों भैया आपने एक लाइन बोली थी कि यार अगर, मतलब अगर नहीं, एक लाइन थी कि मेनली 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल होते हैं, 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल होते हैं। मैंने बोला था, हाँ भैया बोला था। आपने भैया रीजन भी दिया था, क्योंकि ज्यादा ट्रॉफिक लेवल हुए तो क्या होगा ना भैया कि ना एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है ठीक है, बट उसका एक और रीजन है, एक और रीजन है। क्या बताओ, क्या रीजन है दूसरा, कोई बताएगा? हाँ, बायोमैग्निफिकेशन। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बेटा आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, तो दिक्कत क्या है ना, दिक्कत ये हो रही है कि टॉक्सिक सब्सटेंस भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो, अगर हम अपनी ये साइकिल को बढ़ाते जाएंगे ना, ट्रॉफिक लेवल्स को बढ़ाते जाएंगे, तो इंप्योरिटीज बॉडी के अंदर बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो एक चीज ये भी होता है कि टॉप कंज्यूमर्स लाइक ह्यूमन और बर्ड आर मोस्ट इफेक्टेड ड्यू टू हायर टॉक्सिक लेवल्स। ठीक है, कॉजेज हेल्थ इश्यूज, हेल्थ इश्यूज इसकी वजह से हो रहे होते हैं, राइट। बताओ, डन डन, ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है बेटा? प्रिवेंटिव मेजर्स तो आप सबको पता ही है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या होंगे? जैसे कि रिड्यूस द यूज ऑफ पेस्टिसाइड, हमें पेस्टिसाइड कम यूज करना चाहिए। उसके अलावा क्या है? प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, यूज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, कोई बता पाएगा? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से डीकंपोज हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई फूड वेस्ट है तो फूड वेस्ट डीकंपोज हो सकता है, लेकिन अगर पॉलिथीन है तो पॉलिथीन बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। चलिए इसी बात पे एक मिठाई और खाओ, चल इसी बात पे एक मिठाई और खाओ। चलो बोल भैया, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन के आंसर दो। कितनी बार पूछा गया मूर्ख। देख, व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब बायोमैग्निफिकेशन की डेफिनेशन तो सबको याद होगी, एग्जांपल कौन सा लिखना है? वो जो मैंने अभी डीडीटी वाला एग्जांपल बताया ना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, वो वाला एग्जांपल तुम्हें लिख के आना है। ठीक है, जैसे कि डीडीटी एंटर्स द फूड चेन एंड गेट्स concentrated at each higher trophic level. These chemicals are non-biodegradable, so they accumulate in the bodies of the organism. है ना, तो ये आप पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके आ सकते हो कि डीडीटी पानी में चला जाता है, पानी से ऑर्गेनिजम्स में चला जाता है, फिशेस के अंदर चला जाता है, और अगर ह्यूमंस फिश को खाएंगे तो उनके अंदर भी चला जाएगा। ठीक है, चलो
भैया आप कौन सी फार्मिंग करते हो? हैं? मैं कोई फार्मिंग नहीं करता। मैं कौन सी फार्मिंग कर रहा हूं भाई? ओरा फार्मिंग, ओरा फार्मिंग लिख रहा है बच्चा। भैया आप ओरा फार्मिंग कर, वाह वाह, ये क्या चल रहा है? ये ट्रेंड चल रहा है क्या? कोई ट्रेंड चल रहा है क्या बेटा ये आजकल? Why are the human being most adversely affected by biomagnification? जो ह्यूमन बीइंग होते हैं यार, वो हमेशा ना टॉप ट्रॉफिक लेवल्स पे आते हैं, है ना, ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल्स पे आते हैं। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल। तो अकॉर्डिंग टू द बायोमैग्निफिकेशन, जो जितना ज्यादा अपर वाले ट्रॉफिक लेवल पे होगा, उसके अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे वो ज्यादा एक्यूमुलेट होंगे, यानी इकट्ठा होंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, डन। आगे आ जाओ। हाउ डू पेस्टिसाइड एंटर द फूड चेन एंड इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ? पेस्टिसाइड, हाउ डू पेस्टिसाइड एंटर द फूड चेन एंड इफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ? वही वाला एग्जांपल है। पेस्टिसाइड के अंदर एक केमिकल होता है डीडीटी। डीडीटी जाता है, वो पूरा एक्सप्लेन करना है। डीडीटी जाता है पानी के अंदर, पानी में ऑर्गेनिजम्स, पानी के थ्रू ऑर्गेनिजम्स में चला जाता है। फिर कुछ ऑर्गेनिज्म को, अगर कोई बड़े ऑर्गेनिज्म खाते हैं, उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट होता जाता है। ऐसे ये इंपैक्ट डालता है। ठीक है, वही वाला जो पूरा एग्जांपल है डीडीटी का, आपको वही लिखकर यहां पर आना है। एक एक बार इन आंसर्स को रीड जरूर कर लेना बेटा। ठीक है, कर लोगे? चलो अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, व्हाट इज ओजोन लेयर? ओजोन लेयर किस किस को पता है? ओजोन लेयर क्या है बेटा? एक ऐसी लेयर है जो कि यार हमें प्रोटेक्ट कर रही है। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग बेटा? एक ऐसी लेयर जो कि आपको, मुझको, सबको, हम सबको प्रोटेक्ट कर रही है ना? किससे प्रोटेक्ट कर रही है बेटा? दुश्मन कौन है? यूवी रेज। जो सूरज से आने वाली यूवी रेज है, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। राइट राइट, ठीक है, बहुत सही। तो सबसे पहले ये समझो, ओजोन का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है O3। क्या होता है? O3। ठीक है, ओजोन इज अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है जी। अच्छा, तुम्हें क्या पता है कि ये जो ओजोन गैस होती है ना, एक्चुअली में ये पॉइजन जितनी डेंजरस होती है, मतलब अगर ये गैस है और तुमने अगर इसको ऐसे ऐसे कर लिया वही नहीं पड़ जाओगे तुम। ठीक है, तो ओजोन इज अ डेडली पॉइजन, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है तो पॉइजन, बट ये हमें प्रिवेंट कर रही है किससे? यूवी रेडिएशन से। हमको तो बचा रही है ना भैया। हाँ, बहुत बढ़िया। इट क्रिएट्स अ प्रोटेक्टिव शील्ड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ये आपने पढ़ा होगा, है? हाँ भाई, ज्योग्राफी पढ़ा दूं क्या? स्ट्रेटोस्फेयर, अरे क्या कह रहे हो? स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर पढ़ा दूं क्या? हल्के में ले रहे हो? हल्के में ले रहे हो? अभी ज्योग्राफी पढ़ा दूंगा यहीं। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फेयर के वहां पर होती है और वहां पर एक शील्ड बना के रखती है। किससे प्रोटेक्ट करती है? नोन एज द ओजोन लेयर विच ऑब्जर्व्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेड, यानी जो यूवी रेज होती हैं, उनसे प्रोटेक्शन ये हमें दे रही होती है। ठीक है, ठीक है, बहुत सही है ना? है ना? ये ओजोन का मेनली काम होता है। क्या चीज क्लियर? हाँ, ठीक है। अब हमारे सिलेबस में क्या है कि ये ओजोन फॉर्म कैसे होती है? हाउ डज ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड? कैसे बनती है ओजोन? तो यहां पर एक प्रेम कहानी है बेटा, एक प्रेम कहानी। नहीं, तुम्हारी प्रेम कहानी, तुम्हारी तो हो भी कहां पा रही है, कोई बात नहीं, मैं एक ओजोन की प्रेम कहानी बता रहा हूं। ये प्रेम कहानी है ऑक्सीजन और यूवी रेस की। तो देखो बेटा, ऑक्सीजन आई, ठीक है, ऑक्सीजन यहां पर आई और यूवी रेस उस पर गिर रही थी, है ना? यूवी रेस तो तुम्हें पता ही होगा। अरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, यूवी रेस भी है, तो यूवी रेस को रिश्ता बनाना था ऑक्सीजन के साथ। समझना बेटा, प्रेम कहानी है यार, हंस काहे रहे हो? प्रेम कहानी यार तुम्हारी किताबों में भी होती है, तो मैं भी एक समझा रहा हूं, सुन लो। यूवी रेस जो थी, उनको रिश्ता बनाना था। यूवी रेस को कह रहे थे, यूवी रेस जो था अपना भाई, वो कह रहा था ऑक्सीजन अगर तुम मेरे साथ हो तो चांद सितारे तोड़ लाऊं तुम्हारे लिए, ऐसी लाइन मैन मार रहा था वो। तो ऑक्सीजन जो स्मार्ट, शी वॉज वेरी स्मार्ट। तो ऑक्सीजन ने क्या करा? ऑक्सीजन ने कहा कि चलो थोड़ा सा इसको भाप दे देती हूँ, चलो थोड़ा सा इसको भाप दे देती हूँ। ठीक, तो क्या हुआ? ऑक्सीजन पे जब यूवी रेस टकराई तो ये जो ऑक्सीजन था, ये O+O यानी सिंगल ऑक्सीजन के अंदर टूट गया। सिंगल हो गया, ये O2 था, ऑक्सीजन गैस थी, ये O के अंदर टूट गया। ठीक है, अब देखना बेटा, ऑक्सीजन जो थी ना, इन्होंने कैसे गद्दारी करी।
या अपने भाई यूवी रेस के साथ। अभी मैं बताता हूं कैसे गद्दारी करी, समझना तुम। अब ये जो सिंगल ऑक्सीजन था, ये सिंगल ऑक्सीजन जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट थी उसके साथ बॉन्ड बना लेता है और बॉन्ड बनाकर O3 बन जाती है। और ये O3 क्या होती है, इसको हम बोलते हैं ओजोन। और ये ओजोन यूवी रेस को अंदर आने से रोकता है। यानी ये ओजोन बना ही यूवी रेस की मदद से है और यूवी रेस को ही रोक रहा है। गद्दारी करवे ना, है ना भाई? गलत है ना यार। जस्टिस फॉर यूवी रेस भाई है। आप अपने अपने भाई के साथ गलत हुआ। वो तो उसको लगा था कि मैं मदद कर दूंगा, पर यहां पर तो उसको फ्रेंड जोन कर दिया गया। दोस्तों तुम्हारी सी कहानी लग रही है, तो कुछ कुछ मिलती जुलती है ना। ये तो हमारी जैसी स्टोरी लग रही है कुछ। हमारा भी ऐसे ही फायदा उठाया गया था। कोई बात नहीं, गलत हो दोगलापन हो गया है तो गलत है, चलो कोई बात नहीं। बट जो भी हुआ कोई बात नहीं। अभी जस्टिस भी दिलवाएंगे अपन। देखो अपन कैसे जस्टिस दिलवाएंगे यूवी रेस को, वो भी मैं आपको बताता हूं। पर ये आपको दो रिएक्शंस याद रखनी है। ये होती है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। सबसे पहले ऑक्सीजन टूटता है O+O में और ये ऑक्सीजन से जुड़ता है और O3 बन जाता है। ठीक है, O3 बन जाता है। और ये जो O3 है यही प्रिवेंट करता है किससे? यूवी रेस से प्रिवेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? ये अपनी रिएक्शंस हैं, है ना। ये दो रिएक्शन आपको याद रखनी है। इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, यहां तक कहानी खत्म नहीं हुई भैया। हमको जस्टिस दिलवाना था, तो अब जस्टिस किसने दिलवाया? हम सबने मिलकर दिलवाया। आपने, मैंने, तुमने, फिरने, सबने। कैसे? हमने चला दिया घर में रेफ्रिजरेटर, हमने चला दिया एसी। अब एसी में से आती है एक सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं CFC। अभी लिखवा दूंगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा CFC। ठीक है, अब ये CFC पार्टिकल गए ऊपर और ये CFC पार्टिकल जब ओजोन से टकराए, किससे टकराए बेटा? जब ये CFC पार्टिकल ओजोन से टकराए तो इसने वापस से उसको ऑक्सीजन में तोड़ दिया। किसके अंदर तोड़ दिया? ऑक्सीजन में तोड़ दिया। यानी वो जो प्रोटेक्टिव लेयरिंग थी उसमें छेद हो गया। और छेद हो गया तो यूवी भैया ने बोला, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो यानी बदला किसने लिया? बदला लिया CFC ने, बदला लिया CFC में, है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने बोला कि आपका, दादा का, भाई का, बहन का, सबका बदला लेगा रे, है ना। और ये आया और उसने बदला लिया और अलग अलग कर दिया। समझे बात को? हाँ, तो ये है KFC। नहीं है ये। एक बच्चा लिख रहा है भैया ये KFC तो भैया वो होता था जिससे हम खाते हैं। ये KFC नहीं है मूर्ख बालक, ये CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यानी पहले देख लो फंक्शन क्या होता है ओजोन लेयर का, बताने की जरूरत नहीं है, पता ही है क्या है। द ओजोन लेयर कंसंट्रेटेड इन द अपर एटमॉस्फेयर प्लेज अ वाइटल रोल अब्सॉर्बिंग मोस्ट ऑफ द सन्स हार्मफुल यूवी रेस, है ना। अगर ये ओजोन लेयर डैमेज हो जाती है तो क्या क्या हो सकता है वो आपको मैं आगे बता भी दूंगा। ठीक है, यहां पर वैसे लिखा भी हुआ है, विदाउट इट इंक्रीजेस यूवी एक्सपोजर कुड लीड टू स्किन कैंसर। इससे स्किन कैंसर भी हो सकता है। कैटरैक्ट, आंख की बीमारी होती है, आपको पता ही है। उसके अलावा ग्लोबल रेनफॉल पैटर्न्स भी बिगड़ सकते हैं, यानी जो रेन होती है वो भी खत्म हो सकती है, पृथ्वी के ऊपर बारिश होना भी बंद हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब डिप्लीशन कैसे होता है ओजोन लेयर का बेटा? ओजोन लेयर खराब कैसे होती है? ओजोन लेयर इज प्राइमरी डिप्लीटेड बाय सिंथेटिक केमिकल कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यानी CFCs यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एंड अदर अप्लायंस। ये CFC क्या करता है? रिएक्ट करता है ओजोन के साथ और ओजोन को ऑक्सीजन के अंदर वापस से तोड़ देता है। ठीक है, CFCs are stable and persist in the atmosphere. When exposed to UV radiation, they release chlorine, which react with oxygen, breaking it down into oxygen molecule. यानी होता क्या है, मैं अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट अगर मैं आपको बताऊं होता क्या है, ये जो CFC है ना, जब इन पे यूवी रेस पड़ती हैं, तो ये क्या होते हैं ना, ये क्लोरीन के अंदर टूट जाते हैं। किसके अंदर? क्लोरीन के अंदर। और ये जो क्लोरीन है जब ये इसके साथ रिएक्शन करती है ना ओजोन के साथ, तो ये ऑक्सीजन को अलग कर देती है। ठीक है, बट इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना समझ लो कि होता क्या, कि जो CFC होते हैं इनकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। क्या बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार चैट में पीके लिख के दिखा दो जल्दी से, बताओ
बताओ, क्लियर है? डन? सही है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओजोन होल इज द रीजन ऑफ एक्सेप्शनली डिप्लीटेड ओजोन इन अ स्ट्रेटोस्फेयर ओवर एंटार्क्टिक दैट हैपेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर। ये इंफॉर्मेशन आपके कोई काम की नहीं है, ठीक है, ये वो छोटे छोटे डब्बे नहीं होते एनसीईआरटी के, उनसे सवाल नहीं आते, पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखना। 1987 में क्या हुआ था कि यूनाइटेड नेशन और इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिनको हम यूएनईपी बोलते हैं, ये शायद सबको पता भी होगा, यूएनईपी किसी ना किसी ने सुना तो होगा कभी ना कभी, है ना? तो एक यूनाइटेड नेशन की पूरी कमिटी है, इन कमिटी ने क्या डिसाइड करा था कि यार जितने भी रेफ्रिजरेटर बनेंगे ना, जितने भी अप्लायंसेस बनेंगे, वो सीएफसी नहीं निकालने चाहिए, यानी सीएफसी लेस अप्लायंसेस बनने चाहिए, क्योंकि अगर सीएफसी वाले अप्लायंस बनते रहेंगे ना तो होगा क्या कि उससे हमारी ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी और हम सब मर जाएंगे। तो उससे क्या है, इन्होंने एक लॉ पास करा था, है ना, इन्होंने बोला था टू फ्रीज सीएफसी प्रोडक्शन एट 1986 लेवल्स, ठीक है। तो इन्होंने मैंडेटरी एक नियम बनाया था। तो एक कमिटी का नाम याद रखना, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इतना याद रखना। कभी कभार एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, बहुत कम पूछा गया, बट फिर भी पूछ लिया जाए कि एक कमिटी है जिन्होंने ओजोन से रिलेटेड कुछ किया था, उस कमिटी का नाम बताओ एमसीक्यू के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, बहुत बढ़िया, इतनी चीज हमें समझ आ गई। अब भैया जब ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट हो रही है तो उसके हार्मफुल क्या हो रहा है, उससे एक्चुअली में क्या हो रहा है, तो देखते हैं उससे क्या क्या हो सकता है। पहली चीज, रेस्पिरेटरी इश्यूज। आजकल आप देख रहे होगे कि ना रेस्पिरेटरी इश्यूज बहुत लोगों को हैं, क्यों? क्योंकि ये यूवी रेज आ रही है ना, इससे भी इंपैक्ट होता है। हाँ, कैसे देखते हैं। ग्राउंड लेवल ओजोन कैन ये क्या है यार, एक तो इतने मुश्किल शब्द क्यों रखते हो, आसान भी तो लिख सकते थे, नहीं ये क्या है? पढ़ा भी ना जाए किसी बच्चे से, मेरा जैसा अगर कोई हो जाए, क्या है एक्सरबेट? क्यों पढ़ूं मैं एक्सरबेट बेटा? एक्सरबेट का मतलब मालूम है? तुम में से 4 लोगों के अलावा किसको मालूम नहीं होगा? तो ऐसे शब्द मत लिख के आना पेपर में। जब ये नोट्स वालों को बोलो इतने मुश्किल शब्द ना डालें, समझ ही ना आए किसी को। तो क्या होता है, ग्राउंड लेवल ऑक्सीजन जो होता है, जब वो ओजोन जो होती है, जब वो ग्राउंड पे हो जाती है तो उससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आने लगती है, ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा एंड अदर लंग डिसीज, ठीक है। अगली चीज है इरिटेशन, यानी ओजोन अगर नीचे आने लगेगी तो यार आंखों में भी जलन होगी, इरिटेशन होने लगेगी। अगली चीज, प्लांट डैमेज। ओजोन कैन नेगेटिवली इंपैक्ट वेजिटेशन, रिड्यूसिंग क्रॉप यील्ड एंड हार्मिंग फॉरेस्ट। क्या बात समझ में आई? एक बच्चा ना उसका प्रोनाउंसिएशन लिख के दिखा रहा है कि देखो भैया उसको कैसे बोलेंगे, सर बेट, ऐसे 3 ऐसे एरो लगा के लिखा है उसने। हाँ, तो मैं तो पढ़ा लिखा हूं ही नहीं जैसे ना। कितने वो बनते हो तुम होशियार कभी को। प्लांट डैमेज भी होंगे, है ना। देखो ओजोन डिप्लीट होगी, देखो ओजोन डिप्लीट यानी ओजोन में छेद हो गए, अब वो जो ओजोन है वो नीचे आने लगेगी। जब वो ओजोन नीचे आएगी तो यार एक तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होंगी, हमें प्लांट वगैरह सराउंडिंग्स वगैरह पे इंपैक्ट आएगा। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे एयर क्वालिटी खराब हो जाएगी। और ग्लोबल वार्मिंग, ये होता है फाइनली ग्लोबल वार्मिंग, द लॉस ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन प्रोटेक्शन, यानी अब यूवी रेज ज्यादा आएंगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा पृथ्वी का, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। चलो भैया दिवाली के क्या प्लान है? दिवाली पे मेरे घर पे कोई स्पेशल आने वाला है, समवन वेरी स्पेशल, वेरी 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 स्पेशल। अरे दिवाली वाले दिन यानी कल विराट भाई और रोहित भाई बहुत दिनों बाद मेरे को टीवी पे दिखने वाले हैं, है ना, इंडियन जर्सी के अंदर। तो आई एम वेरी एक्साइटेड यार, इतने दिन हो गए उन दोनों को एक साथ खेलते हुए नहीं देखा था मैंने। तो कल मैं टीवी देखूंगा, फुल वॉल्यूम में देखूंगा,
पूरे मोहल्ले को दिखा दूंगा पर मैं देखूंगा। तो यस, तो ये भाभी नहीं पिट जाएगा मेरा। हाँ भैया बड़े खुशी, क्या भैया बड़े खुश खुश दिखाई देते हो। क्यों ना हूं मैं खुश भाई, हमारे रोहित भैया और अपने विराट भैया आ रहे हैं खेलने के लिए, है ना। इतने दिनों बाद देखेंगे यार, कितना एक्साइटेड हो मैं, तुम समझ रहे हो। हर एक लड़के के अंदर की खुशी है यार, ये एक अलग अलग है, नहीं समझ पाएंगे लोग जो हम फील कर रहे हैं। एकदम अलग फील चल रहा है अभी के समय पे। चल रोको, अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक जो कि है वेस्ट मैनेजमेंट। देखो आज हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, बायोमैग्निफिकेशन हमने पढ़ा, उसके बाद हमने बेटा क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा ओजोन के फॉर्मेशन और ओजोन के डिप्लीशन। ये जो ओजोन वाला टॉपिक था ना, इससे सवाल पूछ लिया जाता है, बहुत छोटा सा सवाल आता है कि हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड, पूरी इक्वेशन के साथ। इक्वेशन लिखनी पड़ेगी जो मैंने आपको दो इक्वेशन बताई। और ये भी पूछा जाता है हाउ ओजोन इज डिप्लीटेड, ओजोन कैसे डिप्लीट होती है, यानी खत्म कैसे होती है, तो वो भी सीएफसी की वजह से होती है, तुम्हें पता है। अब एक लास्ट टॉपिक है वेस्ट मैनेजमेंट का। देखो वेस्ट मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है कि ये जो जितने भी वेस्ट है ना, यानी जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं, नहीं बेटा तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं तुम यार, तुम खुद को मत समझो अनवांटेड, प्लीज प्लीज, नहीं नहीं, ठीक है। हाँ तो यानी जितने भी अनवांटेड अनयूजफुल सब्सटेंस है ठीक है, तो उनको हम कैसे मैनेज करते हैं, उसको हम बोलते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट वैसे तो तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है सॉलिड वेस्ट, एक होता है लिक्विड वेस्ट, एक होता है गैस वेस्ट, है ना। सॉलिड लिक्विड गैस वेस्ट होता है, वो हम सबको मालूम है, ठीक है। बट एक्चुअली में साइंस के हिसाब से वेस्ट को हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का बीच का डिफरेंस ध्यान से समझ लो। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो है that consist of organic material that can be broken down by microorganism, यानी इनके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से डिकम्पोज हो सकते हैं। एग्जांपल दो, जैसे वो वेस्ट नहीं होता, अरे अपना ये वेजिटेबल वेस्ट है ना, वेजिटेबल वेस्ट क्या है, अरे यही तो है बायोडिग्रेडेबल। जबकि पॉलिथीन क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, मटीरियल दैट डू नॉट डिकम्पोज इजीली, ठीक है। अगला डिफरेंस देखते हैं, डिकम्पोज नेचुरली, यानी ये नेचुरली डिकम्पोज कर जाते हैं, और ये डू नॉट डिकम्पोज नेचुरली, ठीक है। ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हार्मफुल होते हैं इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। मेड अप ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट, यानी जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट के बने होते हैं। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं सिंथेटिक मटेरियल, जैसे प्लास्टिक जो है वो बनाया है ना, अरे नेचर से तो बन के नहीं आया, हमने बनाया है वो, ठीक है। तो मेड अप ऑफ सिंथेटिक मटेरियल, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैन्योर और रिसाइकल्ड। मैन्योर किस किस को पता है क्या होता है, जल्दी बताओ, किस किस को पता है मैन्योर क्या होता है, कोई बताएगा मैन्योर क्या होता है? मैन्योर पता है? नहीं पता? क्या बात कर रहे हो, नहीं पता? अरे खाद, खाद देखो क्या होता है, गांव में होता है कि जैसे आपका जितना भी फूड वाला जो वेस्ट होता है ना, गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे के अंदर इसको डाल देते हैं, ठीक है। अब मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, है ना, उसको डिकम्पोज कर देते हैं। अब वो जो डिकम्पोज्ड सब्सटेंस है ना, उसको हम बोलते हैं मैन्योर, यानी खाद। यानी वो जो मिट्टी है ना, मिट्टी उसको उपजाऊ बनाता है, उपजाऊ समझता है, फर्टाइल बनाता है, फर्टाइल यानी हम उसमें प्लांट्स वगैरह ग्रो कर सकते हैं। उस प्रोसेस को हम मतलब उसको हम बोलते हैं मैन्योर। यानी मैन्योर कैसे बनाया, घर के बगल में गड्ढा खोदा, उसके अंदर फूड वेस्ट डाला, वो डिकम्पोज होगा और फिर वो सॉइल के लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी बायोडिग्रेडेबल से हम मैन्योर भी बना सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल्ड। जो प्लास्टिक होता है उसको हम रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, बट मैन्योर नहीं बना सकते, उसका ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लास्ट में आ जाता है एग्जांपल, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। प्लास्टिक बैग इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये वेस्ट के डिफरेंस थे, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक मतलब वेस्ट का ही लास्ट टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें हम डाउट सॉल्विंग भी करेंगे बेटा। आज मैं आपको ज्यादा यहाँ पर रोकना नहीं चाहता, क्योंकि धनतेरस के लिए सबको बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पूजा वगैरह करने जाना होगा, तो मैं ज्यादा समय आपका खराब नहीं करना चाहता आज।
बस मैं आपको बता रहा हूं मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। ये 6 चीजें हैं जो कि हमें पढ़नी है। यहां पर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी हम मिलेंगे दिवाली के बाद, ठीक है, एसीपी मुझे इस चैप्टर की पूरी सॉल्व चाहिए, ठीक है। एसीपी डिस्कशन करेंगे उसी दिन पे, और ये लास्ट टॉपिक को हम पढ़ेंगे। ध्यान रहा, प्रॉमिस रही, वादा, वादा करो, चलो चलो जल्दी जल्दी वादा कर दो भाई, फटाफट से। कर दिया प्रॉमिस? प्रॉमिस हो गया? पक्का पक्का प्रॉमिस है, ध्यान रखना बेटा, अगर ये प्रॉमिस नहीं निभाया पाप चढ़ जाएगा। हो गया वादा? चलो बहुत सही। तो अब अपन मिलते हैं आराम से, है ना। बट मैं इतना बोल रहा हूँ, हैप्पी दिवाली, अच्छे से दिवाली मनाना, पटाखे वटाखे फोड़, एक पटाखा फूट गया, अच्छे से दिवाली बनाना, पटाखे वटाखे खूब फोड़ना, खूब मस्ती मजाक करना, दोस्तों के साथ घूमना, ठीक है। फुलझड़ियां जलाना, सूतली बम जलाना, दोस्तों के घर में सूतली बम फेंकना, नहीं नहीं नहीं, ये ज्यादा हो गया, ये नहीं करना बेटा, ये नहीं करना, ये नहीं नहीं नहीं। एक वीडियो में कल देख रहा था इंस्टाग्राम पे, उसे पता है क्या क्या कर रहे थे वो, एक रॉकेट ले रखा था और अपने दोस्त के घर में रॉकेट चला दिया उसने, चुप करके रॉकेट अंदर गया। भैया ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना होता, ठीक है। हाँ तो मतलब मजे करो, एंजॉय करो। ये साल का एक बार त्योहार आता है तो एंजॉय करना, बट जब ये 3-4 दिन की छुट्टियां खत्म हो, मुझे हर एक बच्चा क्लास में चाहिए, सिंपल। फिर भैया 4 दिन की छुट्टी मिल गई, उसके बाद 5वें दिन अगर तुम क्लास में नहीं आ रहे हो तो वो तुम गलत कर रहे हो। 4 दिन खूब एंजॉय करो, और 4 दिन बाद क्लास में आओ, शिद्दत से पढ़ाई करो। वो जो मोमेंटम तुम्हारा अभी अभी आया है ना पढ़ाई का, उस मोमेंटम को टूटने मत देना, मैं बस इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे, ठीक है। बाकी एंजॉय करो। हैप्पी दिवाली, विश यू दी हैप्पी 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 दिवाली एंड एंजॉय करना। हैप्पी भाई दूज, हैप्पी गोवर्धन, सब कुछ। दिवाली व्लॉग आएगा क्या? दिवाली व्लॉग बिल्कुल लेकर आऊंगा मैं तुम सबके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिवाली व्लॉग भी ले आएंगे, ठीक है। ऑन दिस नोट, लव यू ऑल, लव यू ऑल, मिलते हैं जल्दी कुछ दिनों के अंदर। टेक केयर, टेक केयर। चलो जाओ, चलो, हैप्पी दिवाली होगी भाई, चलो चलो फटाफट फटाफट, चलो डन।